हेलो एवरीवन। पिछली बार हमने किया था हाइगेन का तरंग सिद्धांत, जिसमें हमने देखा था कि प्रकाश तरंगें हाइगेन के अनुसार तरंग प्रकृति की होती है। ये माध्यम में प्रकाश के वेग से गति करती है। माध्यम की कल्पना हाइगेन ने की थी। हाइगेन ने बताया कि प्रकाश तरंगें जो होती है वो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। अनुदैर्ध्य प्रकृति की अर्थात कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा में ही होते हैं। स्रंग और गर्त के रूप में तरंगें आगे नहीं बढ़ती है, संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। लेकिन फ्रेनल और थॉमस यंग ने अपने प्रयोगों के आधार पर सिद्ध कर दिया कि ये तरंगें अनुदैर्ध्य नहीं होती है, अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कण कंपन करते हैं। हाइगेन ने यह भी बताया कि प्रकाश तरंगें यांत्रिक तरंगें होती है। यांत्रिक तरंगों का मतलब है कि तरंगों को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश के वेग का सूत्र होता है प्रकाश का वेग बराबर अंडर रूट ऑफ प्रत्यास्थता बटा घनत्व। प्रत्यास्थता बटा घनत्व। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होने के कारण हाइगेन ने अनुमान लगाया कि एक ऐसा माध्यम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में अवश्य होना चाहिए जिसका प्रत्यास्थता अधिक से अधिक हो और घनत्व कम से कम हो। तो ऐसी स्थिति में हाइगेन ने एक कल्पना की और एक सर्वव्यापी माध्यम यानी कि यूनिवर्सल माध्यम ईथर की कल्पना की। लेकिन बाद में माइकल मोरले नाम के वैज्ञानिकों ने इस कल्पना को गलत सिद्ध कर दिया अपने प्रयोगों के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन इन घटनाओं की व्याख्या आसानी से की जा सकती है। मतलब हाइगेन के तरंग सिद्धांत से इन घटनाओं को समझा जा सकता है। वहीं कुछ घटनाएं ऐसी है जिसको तरंग सिद्धांत के आधार पर नहीं समझा जा सकता, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश का सरल रेखा में संचरित होना। इन घटनाओं को हाइगेन के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। अब आज हम करते हैं तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं। हाइगेन ने ही तरंगाग्र का विचार दिया था और तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं। तरंगाग्र शुरू करने से पहले हम देखते हैं प्रकाश स्रोत क्या होता है। हमारे आसपास चारों ओर ऐसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिनसे प्रकाश निकलता है, ऐसी वस्तुओं को प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट, ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती है और ये वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती है। अब हम देखते हैं तरंगाग्र की परिभाषा। तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित कणों का ऐसा समूह होता है जो समान कला में कंपन करता है, सेम फेज में कंपन करता है। सभी कणों की आवृत्ति समान होती है, सभी कणों की प्रकाश स्रोत से दूरी भी समान होती है। हाइगेन ने प्रकाश तरंगों को यांत्रिक तरंगें माना। यांत्रिक तरंगों का मतलब है कि प्रकाश तरंगों को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम जैसे ठहरे हुए पानी में अगर पत्थर गिराया जाए तो लहरें उत्पन्न होती है, तरंगें उत्पन्न होती है और इन तरंगों में जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। माध्यम के कण वहीं रहते हैं लेकिन ऊर्जा लगातार आगे बढ़ती रहती है। देखते हैं कि यहाँ पर एक हलचल, विक्षोभ उत्पन्न हुआ। यहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न हुआ। प्रकाश की चाल है c, 3 × 10⁸ और अगर समय समान रखा जाए तो जैसे ही यहाँ पे विक्षोभ यानी कि हलचल उत्पन्न हुई, मान लो हमने पानी में पत्थर डाला एक, तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ से जो लहरें उत्पन्न होगी वो लहरें, दूरी का सूत्र है ये, दूरी बराबर चाल × समय। मान लो एक पर्टिकुलर टाइम पर ये ऊर्जा यहाँ तक पहुँच जाती है। इस कण ने अपनी ऊर्जा
अपने पास वाले कण को दी, पास वाले कण ने अगले कण को दी, अगले कण ने अगले कण को दी, इस तरह से ये ऊर्जा यहाँ पर पहुँच जाती है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर ऐसा भी होगा कि इधर भी कोई न कोई कण होगा जो जितनी दूरी ये है सेम टू सेम दूरी पर इधर भी कोई न कोई कण पहुँचेगा, बिल्कुल उतनी ही दूरी पर इधर भी कोई कण पहुँचेगा। जैसे पानी में पत्थर डाला, यहाँ पर हलचल उत्पन्न हुई, पत्थर की ऊर्जा यहाँ पर मिली, तो ये ऊर्जा इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, और दूरियाँ सबकी बराबर रहेगी। तो सभी दिशाओं में ये ऊर्जा संचरित होती है। अगर इन सब को मिला दिया जाए तो हमारे पास एक गोला बनता है। ये 2D डायग्राम है, इसलिए हमें वृत्त के जैसा दिखाई देता है, परंतु ये फुटबॉल जैसे बॉल के जैसा होता है। अब इन कणों का जो बिंदु पथ है, लोकस है, वो गोलीय तरंगाग्र कहलाएगा। ये सभी कण, इस तरंगाग्र पर उपस्थित सभी कण सेंटर से c/t दूरी पर है। इनकी दूरी प्रकाश स्रोत S से c/t है, दूरियां सबकी बराबर है, सबका फेज समान है, ये सभी समान कला में कंपन करते हैं, इनकी सबकी आवृत्ति समान है। हो सकता है कि हमने जिस समय को चुना उससे कम समय पर अगर देखें, उससे थोड़ा पहले ये सारे कण यहाँ पे होंगे, तो इस तरह से यहाँ पे हमें एक छोटा तरंगाग्र और मिल जाएगा। अगर इस समय के थोड़ा बाद में देखा जाए तो ये वाला कण यहाँ होगा, ये वाला कण थोड़ा आगे होगा, ये वाला कण थोड़ा आगे होगा। कहने का मतलब एक बिंदु प्रकाश स्रोत के चारों ओर एक नहीं अनंत तरंगाग्र हो सकते हैं। अगर हम इसी बात को किसी और दूसरे तरीके से समझना चाहें तो इस पॉइंट पर हलचल उत्पन्न होती है। मान लो ये प्रकाश स्रोत है, इस पॉइंट के ऊपर हलचल उत्पन्न होती है और ये सुरंग और गर्त के रूप में ये तरंग आगे बढ़ती है। तो अगर ये हलचल उत्पन्न हुई तो ये तरंग इसी दिशा में आगे बढ़ेगी, ऐसा जरूर नहीं है। ये तरंगें सभी दिशाओं में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी दिशाओं में आगे बढ़ेगी। ये पॉइंट इसका सुरंग का पॉइंट है, ऊपरी भाग। ये पॉइंट इसका गर्त का पॉइंट है और ये पॉइंट विस्थापन 0 की स्थिति को दर्शाता है। अगर ये तरंग इस दिशा में आगे बढ़ती है तो जितना सुरंग इधर बना उतनी ही दूरी पर सुरंग इधर भी बनेगा और उतनी ही दूरी पर गर्त इधर भी बनेगा। तो बिल्कुल सेम हाइट का सुरंग और गर्त इधर बनेगा। यहाँ पर सुरंग वाला बिंदु ये है और गर्त वाला बिंदु ये है। अगर ये तरंग इधर इस दिशा में गति करते हुए आगे बढ़ती है, सभी दिशाओं में आगे बढ़ेगी। अगर इस दिशा में आगे बढ़ती है तो यहाँ पे जितनी दूरी ये है उतनी की उतनी दूरी यहाँ पर होगी और उतनी ही दूरी यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर भी एक सुरंग और एक गर्त का निर्माण होगा और ये जो सुरंग वाला पॉइंट है वो यहाँ होगा, गर्त वाला बिंदु यहाँ होगा और शून्य विक्षेप की स्थिति यहाँ पर होगी। इस तरह से सभी दिशाओं में तरंग का प्रोपगेशन होगा, सभी दिशाओं में तरंग संचरित होगी, आगे बढ़ेगी। अगर हम इन सभी शीर्ष वाले बिंदुओं को देखा जाए, सुरंग वाले बिंदुओं को देखें तो ये पॉइंट सारे के सारे इस टाइप से मिलते हैं तो एक गोले का निर्माण होता है। ये तरंग सभी दिशाओं में आगे बढ़ेगी, सभी दिशाओं में एक गोले का। ये जो चीज़ बनी है वो है तरंगाग्र, ये है तरंगाग्र। इस तरंगाग्र के ऊपर ये पॉइंट शीर्ष पर है, ये पॉइंट शीर्ष पर है, ये पॉइंट शीर्ष पर है। इस तरह से सारे के सारे बिंदु शीर्ष बिंदु है। अगर हम दूसरा तरंगाग्र प्राप्त करना चाहें तो इस तरह से प्राप्त होगा, इस तरह से दूसरा तरंगाग्र प्राप्त होगा। इस तरंगाग्र पर सभी बिंदु ये और भी यहाँ प्राप्त होने वाले सभी बिंदु विस्थापन 0 की स्थिति में है। इसके बाद
अगर हम तीसरा तरंगाग्र प्राप्त करना चाहें तो ये सब गर्त वाले बिंदु लेते हैं। तो इन बिंदुओं को भी ध्यान से देखा जाए, मिलाया जाए तो ये भी एक तरंगाग्र का निर्माण करते हैं। फिर वही बात आ गई, किसी एक प्रकाश स्रोत के चारों ओर अनंत तरंगाग्र हो सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 तरंगाग्र बनाए हैं। पहला शीर्ष बिंदु के लिए, श्रृंग के लिए, दूसरा विस्थापन 0 के लिए ये, और तीसरा न्यूनतम विस्थापन ये गर्त के लिए। ठीक है। पहला होता है हमारे पास तरंगाग्र गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होता है बिंदु प्रकाश स्रोत से। गोलीय तरंगाग्र उत्पन्न होता है बिंदु प्रकाश स्रोत से। अभी हमने जो उदाहरण किए वो गोलीय तरंगाग्र के ही हैं। और इस प्रकाश स्रोत S से समान दूरी पर उपस्थित किसी न किसी समान दूरी पर सभी दिशाओं में उपस्थित कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता है। समान कला का मतलब यह विस्थापन सभी का बराबर हो, कंपन सभी का बराबर। ये दूरी d = c/t दोनों की, सभी कणों की आपस में बराबर है। अब ये सारे कण, जितने भी कण हैं, सारे अनंत कण होंगे, समान कला में कंपन करेंगे, सेम फेज में होंगे। इससे बाद में देखा जाए तो इसके बाद और तरंगाग्र प्राप्त होगा जिसके ऊपर भी कण होंगे। वो सभी कण भी समान कला में कंपन करेंगे, लेकिन इन कणों के कंपन, इस तरंगाग्र के कणों के कंपन और इस तरंगाग्र के कणों के कंपन अलग अलग होंगे। इनकी दिशा अलग अलग होती है। एक बार परिभाषा बोल के देख लेते हैं। किसी बिंदु स्रोत से समान दूरी पर स्थित कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता हो, गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। सभी कण समान आवृत्ति में होंगे, सभी कण केंद्र से यानी कि प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित होंगे। तीव्रता और आयाम में संबंध होता है। आयाम का मतलब माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन। आयाम के वर्ग तीव्रता के समानुपाती होता है। इंटेंसिटी, आयाम का मतलब एम्पलीट्यूड। तो I समानुपाती 1/r²। I जो समानुपाती होती है वो 1/r² होता है, और A समानुपाती 1/r। इसको अगर व्युत्क्रमानुपाती बोलना है तो ऐसे बोलेंगे I व्युत्क्रमानुपाती r², और समानुपाती बोलना है तो ऐसे बोलेंगे I समानुपाती 1/r²। इसी तरह से दूसरा हमारे पास है गोलीय बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र में पहली बात रेखीय प्रकाश स्रोत आता है। उदाहरण के लिए ट्यूबलाइट एक रेखीय प्रकाश स्रोत है, और इससे जो प्रकाश निकलेगा ये हमारे पास एक रेखीय प्रकाश स्रोत है। मान लो ट्यूबलाइट है, इससे प्रकाश निकलेगा वो सभी दिशाओं में इस तरह से निकलेगा कि एक बेलन का निर्माण होगा। यहाँ पे ये जो बन रहा है ये बेलनाकार तरंगाग्र है। इसके ऊपर उपस्थित सभी कण इस प्रकाश स्रोत S, ये प्रकाश स्रोत है, हमने इस प्रकाश स्रोत के रूप में ट्यूबलाइट को लिया है। इस प्रकाश स्रोत के ये सारे कण जो उत्सर्जित हो रहे हैं, ये सारे के सारे कण इस ट्यूबलाइट यानी कि रेखीय प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित है। ये दूरी सबकी सब जगह समान है। अब प्रकाश किरणें इधर जाएगी, सभी दिशाओं में फैलेगी इस तरह से, सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें फैलेगी। अगर हम देखें
थोड़ी देर बाद की स्थिति क्या होगी, तो ये सारे कण थोड़े आगे की ओर चले जाएंगे। प्रकाश की चाल c है, अगर थोड़ा समय और मिला तो थोड़ी दूरी और तय करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक नया तरंगाग्र जो पहले से बड़ा होगा इस तरह से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि किसी रेखे प्रकाश स्रोत के चारों तरफ बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं और उनकी संख्या भी अनंत होती है। ठीक है, एक बात और कि ये जो तरंगाग्र है इसके पृष्ठ पर 90 डिग्री से स्पर्श रेखा खींची जाए, यानी कि तरंगाग्र के पृष्ठ पर लंबवत रेखा 90 डिग्री से जो रेखा खींची जाए वो कहलाएगी प्रकाश किरण। ये कहलाएगी प्रकाश किरण। यहाँ पर भी ऐसा ही है, ये सब प्रकाश किरणें हैं, ये भी प्रकाश किरण है जो यहाँ तरंगाग्र से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो हमारे पास हमें बात समझ में आई कि तरंगाग्र का हर एक बिंदु समान दूरी पर स्थित होता है, चाहे रेखीय प्रकाश स्रोत हो, चाहे गोलीय तरंगाग्र हो, और रेखीय प्रकाश स्रोत हो चाहे बेलनाकार तरंगाग्र हो, यहाँ पे बिंदु प्रकाश स्रोत है। तो इस तरह से एक बिंदु प्रकाश स्रोत के चारों ओर अनंत तरंगाग्र होते हैं और तरंगाग्र के पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा को हम प्रकाश किरण कहते हैं। बेलनाकार तरंगाग्र के लिए यदि तीव्रता की बात की जाए तो यहाँ पर वही तरीका I समानुपाती a² होता है, I 1/r होता है और a आयाम 1/√r होता है। ये छोटे कंसेप्ट के पॉइंट है जो कहीं किसी सवाल में आ सकते हैं, हमें याद रखने चाहिए। जो हम बोल रहे हैं अगर नोट्स के रूप में चाहिए तो वही परिभाषाएं हैं, हम वीडियो को पॉज करके परिभाषा को लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद तीसरे प्रकार का एक तरंगाग्र और रहता है जिसे समतल तरंगाग्र कहते हैं। समतल तरंगाग्र उत्पन्न होता है रेखीय प्रकाश स्रोत और बिंदु प्रकाश स्रोत दोनों से ही उत्पन्न होता है, और ये प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर होता है। वास्तव में गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र का ही एक छोटा सा भाग होता है जो प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर उपस्थित हो। समतल तरंगाग्र के ऊपर भी जितने भी कण उपस्थित होंगे, प्रकाशीय कण उपस्थित होंगे, सभी कण समान कला में कंपन करेंगे और सभी कणों की आवृत्ति भी समान होगी। सेम परिभाषा है, सेम तरीका है, बस फ़र्क इतना सा है कि समतल तरंगाग्र प्रकाश स्रोत से बहुत ज़्यादा दूरी पर होता है, पहली बात, और दूसरी बात कि एक अल्पांश के रूप में होता है। अल्पांश का मतलब एक छोटा भाग। अब तीसरा तरंगाग्र हमारे पास है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट। इसमें हमने बताया कि कोई प्रकाश स्रोत ऐसे है, इसके कारण बहुत बड़ा प्रकाश का तरंगाग्र बनेगा। ये दूरी यहाँ से इस तरंगाग्र की बहुत अधिक है, बहुत ही ज़्यादा दूरी है। अगर हम देखें इस बड़े गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा सा अल्पांश लिया जाए, एक छोटा सा अल्पांश लिया जाए तो वो अल्पांश इस तरीके से प्राप्त होगा। हमारे पास एक बहुत बड़े गोलीय तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग ABCD प्राप्त हुआ। ये ABCD गोलाकार है और इसके ऊपर जितने भी कण उपस्थित होंगे, जितने भी कण उपस्थित होंगे, सभी के सभी कण समान कला में कंपन करेंगे और इस प्रकाश स्रोत S से बराबर होंगे। तो ये जो ABCD है वो समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र ये है। समतल तरंगाग्र हम इस प्रकार भी बना सकते हैं। ये हमारे पास
समतल तरंगाग्र है, एक, और इसी के साथ ये हमारे पास दूसरा समतल तरंगाग्र है। ये हमारे पास ए बी सी डी एक समतल तरंगाग्र है, ई एफ जी एच दूसरा समतल तरंगाग्र। इन तरंगाग्रों के ऊपर ये जो कण है वो सब समान कला में कंपन करेंगे। समान कला का मतलब है कि एक कण अपने उच्चतम बिंदु पर है तो बाकी सभी कण भी अपने उच्चतम बिंदु पर होंगे। यदि किसी एक कण का विस्थापन शून्य है तो बाकी सब कणों का विस्थापन भी शून्य होगा। इसी तरह से दूसरे तरंगाग्र पर भी कण उपस्थित होंगे, प्रकाशिक कण, और ये सारे भी समान कला में कंपन करेंगे। लेकिन इन कणों की कला और इन कणों की कला अलग अलग होगी। यहाँ पर तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा, ये तरंगाग्र है, इससे ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये प्रकाश किरण कहलाएगी। तरंगाग्र के पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा प्रकाश किरण कहलाती है। अब हम करते हैं हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं यानी कि वेवलेट का सिद्धांत। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सेकेंडरी वेवलेट। तो अब हम यह मानते हैं कि भाई ये प्रकाश स्रोत है S, यहाँ एक हलचल उत्पन्न हुई, विक्षोभ उत्पन्न हुआ, और ये हलचल, ये तरंग आगे की तरफ माध्यम में सभी दिशाओं में आगे बढ़ेगी। तो इससे हमें जो प्राप्त होगा वो होगा एक गोलीय तरंगाग्र। ये हमने लिया एक बहुत बड़ा गोलीय तरंगाग्र। इस गोलीय तरंगाग्र के ऊपर कुछ पार्टिकल्स होंगे। मान लो ये P1, P2, P3, P4 और P5 पार्टिकल्स है। तो हाइगेन कहते हैं कि ये पार्टिकल्स भी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे और ये खुद अपनी तरंगे उत्सर्जित करेंगे। तो ये पहला पार्टिकल है वो इस तरह से अपनी तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा, ये दूसरा पार्टिकल है वो इस तरह से अपनी तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। तो इस तरीके से हर एक पार्टिकल अपने अपने तरंगे उत्सर्जित करेगा और इस तरह से व्यवहार करेगा जैसे ये खुद एक छोटा प्रकाश स्रोत है। जैसे चौक का एक टुकड़ा तोड़ देने पर जो छोटा टुकड़ा हो जाता है वो भी एक छोटी चौक की तरह व्यवहार करता है, उसी तरीके से इस बड़े गोलीय तरंगाग्र के ऊपर आने वाले सभी कण एक छोटे छोटे प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करते हैं। अब इन प्रकाश स्रोत पर बाहर की ओर आगे की तरफ ये जो स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये स्पर्श रेखा एक द्वितीयक तरंगाग्र कहलाती है। ये बाहर वाली स्पर्श रेखा, आगे वाली स्पर्श रेखा तरंगाग्र कहलाती है। पीछे वाली इसको हम द्वितीयक तरंगाग्र नहीं मानेंगे, क्योंकि हाइगेन ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो आगे आगे बढ़ती है। पीछे वाले स्पर्श रेखा को, स्पर्श सतह को हम तरंगाग्र नहीं मान सकते। प्रकाश किरणों की बात करें तो इस तरह से प्रकाश किरणें होगी तरंगाग्र के पृष्ठ के लंबवत, जो सभी कणों से गुजरेगी, तरंगाग्र से 90 डिग्री कोण पर होगी। अगर यही बात की जाए समतल तरंगाग्र की, तो सेम स्थिति समतल तरंगाग्र में भी यही है कि समतल तरंगाग्र में भी
जो पार्टिकल कण उपस्थित होंगे और वो कण भी अपना अपना तरंगाग्र उत्सर्जित करेंगे। इन तरंगाग्रों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। और इनकी बाह्य सतह ये जो प्राप्त हो रही है सबसे बाहर वाली, उसको हम द्वितीय तरंगाग्र कहेंगे। तो वापस एक बार सुनते हैं, देखते हैं कि भाई द्वितीयक तरंगाग्र क्या है। बहुत ही आसान सी चीज़ है, ध्यान से देखने और सुनने की बात। ये प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से चारों तरफ एक गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। हाइगेन कहते हैं कि गोलीय तरंगाग्र या बेलनाकार तरंगाग्र कैसा भी हो, उसके ऊपर प्रत्येक बिंदु एक नए छोटे प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है और वो अपनी तरंगें उत्सर्जित करता है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, वेवलेट्स कहते हैं। और इनका बाहरी स्पर्श सतह जो होती है वो द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। पीछे वाली सतह को द्वितीयक तरंगाग्र नहीं माना गया है, क्योंकि हाइगेन ने कारण दिया था इसका कि तरंगे आगे ही बढ़ती है, पीछे की ओर ये तरंगे नहीं आती है। सेम इसी तरह से समतल तरंगाग्र हर एक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है और नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है तो वो अपनी तरंग उत्सर्जित करेगा। और तरंग उत्सर्जित करेगा तो निश्चित समय, यहाँ से इस तरंग के यहाँ पहुँचने का समय भी निश्चित है। और यहाँ से जो स्पर्श सतह प्राप्त होती है उसको हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। और यही हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है।